नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मैं आलोक गुप्ता आज आपके लिए लेकर आया हूँ पाठ्यक्रम की ओर से बजट 2026 से 27 का इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, जो कि आपका किसी भी एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप एसएससी का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं, रेलवे का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर बिहार का कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो चलिए इस क्लास को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। और सबसे पहले हम देखते क्या है कि बजट 2026-27 जो है आपका करंट फाइनेंस मिनिस्टर मिसेस निर्मला सीतारमन जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया 1 फरवरी 2026 को। और बजट को पेश करते समय इन्होंने एड्रेस किया रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा के इम्पॉर्टेंट डेट को। मतलब 1 फरवरी को आपका माघ पूर्णिमा का रविदास जयंती सेलिब्रेट किया जा रहा था, उस चीज़ को मेंशन करते हुए उन्होंने अपना भाषण शुरू किया। बजट 2026-27 जो है वो 67 पेज का टोटल एक डॉक्यूमेंट था, जिसमें 2 पार्ट थे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में आपका देश के संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचियों को रखा गया, जैसे कि फाइनेंस कमीशन के बारे में बात की गई, डेवलपमेंट के 6 पिलर्स के बारे में बात किया गया। वहीं पार्ट बी में सिर्फ आपका टैक्सेस के बारे में बात किया गया है। इंडिया में सबसे ज़्यादा जो बजट पेश करने का रिकॉर्ड है वो मोरारजी देसाई के पास है। उन्होंने 10 बार बजट को पेश किया इंडिया का, लेकिन निर्मला सीतारमन जी ने 9 बार बजट को पेश किया है और इस बार उनका 9वां बार था। और जो बजट है, इस बार का बजट का थीम था कि कहीं भी लिखा था मैंने, हाँ, विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन एंड इंक्लूजन, कि विकसित भारत को लेकर के जो है इंक्लूजन, विकसित भारत बैलेंसिंग एम्बिशन एंड इंक्लूजन, मतलब वही कि संतुलन के साथ जो है सबका विकास वाला बात यहाँ पे किया जा रहा है। और इस बार के बजट का एम रखा गया है ट्रांसफॉर्म एस्पिरेशंस इनटू अचीवमेंट, आकांक्षाओं को उपलब्धि में बदलना है और पोटेंशियल को परफॉर्मेंस में बदलना है, ऐसा एम है। आगे बढ़ेंगे तो बजट से जो सबसे पहला आपका क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एमसीक्यू में पूछा जाता है वो है टोटल रिसिप्ट। तो टोटल रिसिप्ट जो इस बार के बजट में रखा गया है वो है 53.4 लाख करोड़ रुपए, और टोटल एक्सपेंडिचर बताया गया है 58.4 लाख करोड़ रुपए बताया गया है। कैपिटल रिसिप्ट जो आपका बताया गया है वो 18.1 लाख करोड़ रुपए है, जो कि पिछले वर्ष के मुकाबले 1.9 लाख करोड़ रुपया बढ़ाया गया है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट 2026-27 में 17.1 लाख करोड़ रुपया है, जो पिछले वर्ष से 4.3 लाख करोड़ बढ़ा है। रेवेन्यू रिसिप्ट 2026-27 में 35.3 लाख करोड़ रुपया है, जो कि पिछले वर्ष से 1.9 लाख करोड़ रुपया आपका हो गया बढ़ के। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो है वो पिछले वर्ष से बढ़कर 41.3 लाख करोड़ हो गया है। इसमें 2.16 लाख की करोड़ की वृद्धि हुई है। सबसे ज़्यादा बजट में खर्चा किया गया है ट्रांसपोर्ट के ऊपर, इसमें 5,98,520 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। उसके बाद पर दूसरे नंबर पे डिफेंस, फिर रूरल डेवलपमेंट, उसके बाद होम मिनिस्ट्री, फिर एग्रीकल्चर 5वें नंबर पे रहा और एजुकेशन 6वें नंबर पे। फिर हेल्थ का जो है वो 8वें नंबर पे खर्चा किया गया। उसके बाद 12वें नंबर पे सोशल वेलफेयर और 17वें नंबर पे नॉर्थ ईस्ट स्टेट के डेवलपमेंट के ऊपर। फिजिकल डेफिसिट 2026-27 में 4.3% बताया गया, पिछले वर्ष 4.4% था। रेवेन्यू डेफिसिट 2026-27 में आपका 1.5% है। प्राइमरी डेफिसिट आपका 0.7% है और 2026-27 में इफेक्टिव रेवेन्यू 0.3% बताया गया है। और अगर वहीं हम बात करें जीडीपी का, तो जीडीपी जो है उसमें आपका लगभग 6 से 7% के बारे में बात किया गया है। आगे बढ़ेंगे और रुपीस मतलब भारत को किन किन सोर्सेज से पैसा आने के बारे में है। तो वो सबसे ज़्यादा पैसा जो हमारा देश में आएगा वो बोरिंग और लाइबिलिटीज से आने वाला है 24%। उसके बाद इनकम टैक्स से 21%, कॉर्पोरेट टैक्स से 18%, जीएसटी और बाकी अन्य टैक्सेस से 15%, नॉन टैक्स से 18%, यूनियन एक्साइज ड्यूटी से 6%, कस्टम से 4% और नेट डेबिट कैपिटल रिसिप्ट से आपका 2%। इन सोर्सेस टोटल 8 सोर्सेस है जिससे आपका पैसा आने वाला है। और ये पैसा कहाँ खर्च किया जाएगा, तो सबसे पहले सबसे ज़्यादा स्टेट को दिया जाएगा, उनका भागीदारी को 22%, इंटरेस्ट पेमेंट आपका 20% दिया जाएगा और सेंट्रल सेक्टर पे स्कीम्स में आपका 17%, डिफेंस में आपका 11%, इंपॉर्टेंट रहेगा डिफेंस पे 11% का खर्चा। और यहाँ ये वाला बोरोइंग, बाकी इसमें आप देख सकते हैं उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। सिविल पेंशन में आपका जो है वो 2% और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड जो स्कीम होते हैं देश की सरकार के, इंडियन गवर्नमेंट के, उसमें 8%। गवर्नमेंट जो इस बार बजट पेश किया है उसमें उनका 3 संकल्प या इसको कर्तव्य का भी जो है वो उन्होंने अवधारणा दिया है। उसमें उनका जो पहला कर्तव्य यानी पहला संकल्प जो है वो ये है कि सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ को बढ़ावा देना और इनहेंसिंग प्रोडक्टिविटी, कॉम्पिटिटिवनेस, बिल्डिंग रेजिलियंस टू वोलेटाइल ग्लोबल डायनेमिक्स। इसका मतलब ये हो गया कि प्रोडक्टिविटी और इकोनॉमिक ग्रोथ इस सबको बढ़ाते हुए एक अच्छा प्रतिस्पर्धा बाजार बना के रखना है। और दूसरा जो उनका गवर्नमेंट का संकल्प है उसमें ये कहा गया है कि जितने भी लोगों की आकांक्षाएं उनको
जल्दी पूरा किया जाए, और ताकि हर देश का नागरिक जो है भारत की समृद्धि और वृद्धि में एक साथ आगे कदम से कदम बढ़ाकर चले। और तीसरा संकल्प जो है भारत सरकार का ये है कि सबका साथ और सबका विकास, हर परिवार के पास हर बेसिक जो आपके होते हैं ज़रूरतें वो पूरी हो सके। रीजन एंड सेक्टर एज एक्सेस रिसोर्सेज एमिनिटीज अपॉर्चुनिटीज मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन, वही बात यहाँ पे लिखा गया है, बस आप देख लीजिएगा। देखिए ये पीपीटी पूरा भले ही इंग्लिश में आपको दिख रहा हो, लेकिन इसका पीडीएफ में जब आपको दूंगा तो वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा। तो पीडीएफ कहाँ मिलेगा उसके बारे में आपको शॉर्ट्स के माध्यम से बताऊँगा आगे, आप वहाँ ज्वाइन हो जाइएगा पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए। उसके बाद जो आपका बजट में फिर 3 कर्तव्य के साथ साथ कुछ और भी बात करेंगे, जैसे कि सस्टेनिंग द मोमेंटम ऑफ स्ट्रक्चरल रिफॉर्म, कि जिस तरीके से समय पर रिफॉर्म करके भारत सरकार आगे बढ़ रही है, वही यहाँ पे कहा गया कि कंटिन्यू अडॉप्टिंग एंड, एक से यहाँ पे गलती से लिखा गया है कंटिन्यू अडॉप्टिंग एंड टुवर्ड फॉरवर्ड लुकिंग इन नेचर, मतलब जैसे आगे बढ़ रहे हैं वैसे बढ़ते रहेंगे। फाइनेंशियल सेक्टर को और रिफॉर्म करने की ज़रूरत है, शॉर्टकट में यहाँ पे यही बहुत कहा गया है। और एआई का बढ़िया से इस्तेमाल किया जाएगा, ऐसा नहीं कि उसका इस्तेमाल हम लोग मिसयूज़ कर रहे हैं, इस तरीके से इस्तेमाल करके आगे किया जाएगा ताकि जो है गवर्नेंस करने में, मतलब प्रशासन को चलाने में आसानी हो। इसके अलावा इंडिया को फाइनेंस मिनिस्ट्री ने रिफॉर्म का एक्सप्रेस बताया, मतलब बदलावों का जो है यहाँ पे एकदम बहुत तेज़ी से बदलाव हो रहा है और इंडिया बहुत आगे बढ़ रहा है सर। इसमें बोला यह गया है कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक रिफॉर्म बाय क्रिएटिंग एम्प्लॉयमेंट, पोस्टिंग प्रोडक्टिविटी एंड ग्रोथ इकोनॉमी। तो इसमें सबसे पहला बात यह है कि भारत में रोजगार के अवसर बहुत ज़्यादा उत्पन्न किए गए हैं और जिससे देश को काफ़ी फायदा हो रहा है। उसके बाद जीएसटी से लेकर बाकी अदर फील्ड में जो है 350 से भी ज़्यादा सुधार किए गए हैं। और गवर्नमेंट जो है वो हाई लेवल कमेटीज़ का गठन कर रही है ताकि सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट के बीच के जो कंप्लायंस है, उनकी जरूरत, कंप्लायंस रिक्वायरमेंट की जो ज़रूरत है उनको कम किया जा सके। इसके बाद गवर्नमेंट जो है डेवलपमेंट के 6 स्तंभ बताएं। पहला स्तंभ आपका है सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ, पहले तो विकास करना है, फिर उस विकास की मजबूती को बनाए रखना है, फिर एक ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस बनाए रखना है कि शासन पर आपका जो है, सरकार पर आपका विश्वास रहे। पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जनता को लेकर क्या ध्यान रखा गया बजट में। फिर ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस और फिजिकल मैटर्स, उतना इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं बनेगा, फिजिकल मैटर्स में बहुत छोटी सी बातें हैं। सस्टेनिंग इकोनॉमिक ग्रोथ आपका पहला पॉइंट, इसमें बताया गया है कि जो भी आपका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, चाहे वो फ्रंटियर सेक्टर का हो या स्ट्रेटेजिक सेक्टर का हो, उसको बढ़ावा देना और उसको मजबूत करना है। फिर आपका जो है रेयर अर्थ, देखिए फ्रंटियर सेक्टर और स्ट्रेटेजिक सेक्टर आपका जो मिनरल एनर्जी, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट होते हैं उनके बारे में कहा गया है। और यहाँ पे फिर वही बात है कि उनके लिए स्कीम आपका लाया जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का मैन्युफैक्चरिंग किया जाएगा रादर दैन इंपोर्ट, क्योंकि पहले हम लोग अलग अलग देशों से जो है इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट को इंपोर्ट करते थे, उसके जगह पे हम मैन्युफैक्चरिंग के सेक्टर में आगे बढ़ेंगे। फिर आपका जो है वो कंटेनर, यहाँ पे एक लिखा होगा, कंटेनर को मैन्युफैक्चरिंग के लिए लेकर भी यहाँ पे स्कीम लाया जाएगा। और स्ट्रेंथन द डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग में बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि अगर एमएसएमई सेक्टर अगर इंडिया का ग्रो नहीं करेगा तो इंडिया हमेशा एक इम्पोर्ट मार्केट बन के रह जाएगा। सीपीएसई जो है वहाँ पे हाईटेक टूल्स का निर्माण किया जाएगा ताकि वो भी देश के साथ आगे बढ़ के जो है वो विकास में काम दे। सीपीएसई मतलब पब्लिक सेक्टर यूनिट, जो आपका होता है पीएसयू, उसके बारे में कहा गया है। फिर टैक्स रिफॉर्म बहुत सारा किया गया है, जैसे कि इनकम टैक्स ऑफ 5 years फॉर नॉन रेजिडेंट प्रोवाइडिंग कैपिटल गुड्स, मतलब ऐसे जो नॉन एनआरआईस हैं और वो इंडिया के लिए कैपिटल जनरेट कर रहे हैं तो उनके लिए 5 साल का एक छूट दिया गया है, पहली बात ये है। दूसरी कि ऐसे जो भी ट्रस्टेड मैन्युफैक्चरर इंडिया के लिए, उनके लिए डिफर्ड ड्यूटी पेमेंट, मतलब ड्यूटी पेमेंट में थोड़ा सा ढिलाई दिया गया है। और एग्जाम्पशन फ्रॉम द बेसिक कस्टम ड्यूटी, बीसीडी जिसको कहते हैं शॉर्टकट में, कंपोनेंट्स पार्ट्स ऑफ द एयरक्राफ्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग, सिर्फ एयरक्राफ्ट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए नहीं बल्कि आपका कैंसर के दवाइयों में भी आपका बीसीडी में छूट मिला है। तो यहाँ पे एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग, क्योंकि हम मैन्युफैक्चरिंग से देख रहे हैं सस्टेन इकोनॉमिक ग्रोथ का पार्ट को, इसलिए यहाँ पे ये पॉइंट लिखा गया है कि कस्टम ड्यूटी का छूट वहाँ पे मिला है, जो भी पार्ट एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग के दौरान में काम में आते हैं। और एक वन टाइम मेजर फैसिलिटेट किया गया है ताकि टैरिफ एरिया जो स्टेट के अंदर लग जाता है, मतलब एक स्टेट दूसरे स्टेट से व्यापार कर रहा है या स्टेट में ही व्यापार कर रहा है और उसको टैक्सेस का सामना करना पड़ता है, तो उस चीज़ में थोड़ा कमी लाया जाए। एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ द टाइम टू एक्सपोर्ट, जैसे लेदर और जो आपका गारमेंट इंडस्ट्री है उसको एक्सपोर्ट करने का टाइम 6 महीना से बढ़ा करके 1 साल कर दिया गया है। यहाँ पर ये बात ध्यान रखने वाली है, ये पूछ सकता है। इसके अलावा एमएसएमई सेक्टर में 3 बदलाव किए गए हैं। उनको फाइनेंशियली सपोर्ट दिया जा रहा है 10,000 करोड़ रुपये का, और ताकि वो ग्रो कर सके। और दूसरा आपका बोला गया है कि एक कॉरपोरेट मित्र का गठन किया जाएगा ताकि उनको प्रोफेशनल सपोर्ट मिल सके स्किल्ड लेबर या स्किल्ड एम्प्लॉयज़ के रूप में। उसके बाद जो है
TREDS जो ट्रांजैक्शन सेटलमेंट है उसको गारंटी सपोर्ट दिया जाएगा, और उस TREDS से जो आपको रिटर्न मिलेगा सरकार को, उसको सेकेंडरी मार्केट्स को उठाने में या उसको अपलिफ्ट करने में जो सरकार वो हेल्प करेगी, मतलब उसका सहारा ले। रिन्यूइंग द एम्फेसिस ऑन द सर्विस सेक्टर, सर्विस सेक्टर में बहुत बदलाव किया गया, जैसे कि एक हाई पावर एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट स्टैंडिंग कमेटी का गठन किया जाए ताकि सर्विस सेक्टर में भी आप स्किल्ड लोगों को देख सकें। उसके अलावा जो है न्यू इंस्टीट्यूशन आपका गठन किया जाएगा अलाइड हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए, कि जो आपका हेल्थ सेक्टर से जो थोड़ा संबंधित क्षेत्र है उसमें थोड़ा स्किल्ड लोग रहें, क्योंकि उल्टा पुल्टा दवाई लेके कोई भी बीमार पड़ जाता है, इसीलिए NSQF नेशनल स्किल क्वालिफाइंग फैसिलिटी सेंटर जो आपका होता है उसमें 1.5 मल्टी स्किल केयर गिवर्स को जो है वो ट्रेनिंग दिया जाएगा, और स्कीम्स दिया गया है 5 हब्स फॉर द मेडिकल वैल्यू टूरिज्म शुड बी स्टैब्लिश्ड। मतलब मेडिकल से संबंधित जो टूरिज्म आपका होता है, मेडिकल संबंधित टूरिज्म, जैसे आप जैसे इलाज करवाने जा रहे हैं तो वहाँ पे 5 हब्स वगैरह बनाने के लिए योजना लागू किया जाएगा आगे जाके। मेडिकल के सेक्टर में फिर आगे बताया जाता है कि 3 नए आपके इंस्टीट्यूट आयुर्वेदिक के गठन किए जाएंगे, फिर आयुष फार्मास्यूटिकल ड्रग एंड टेस्टिंग लैब्स का गठन किया जाएगा, और WHO का जो है, हु नहीं है WHO है, WHO का ग्लोबल ट्रेडिशनल सेंटर्स मेडिकल सेंटर्स का गठन किया जाएगा मेडिकल सेक्टर में, और ABGC नहीं AVGC यानी एनिमेशंस विजुअल्स और गेमिंग कॉमिक्स जिसको कहते हैं कंटेंट क्रिएटर के लिए 1500 स्कूलों में और 500 कॉलेजों में, सेकेंडरी स्कूल और 500 कॉलेजों में जो इसका गठन किया जाएगा AVGC का, ताकि कंटेंट क्रिएटर आपको बढ़िया मिले। ऐसा नहीं कुछ भी कंटेंट जो हम देखते हैं अपना आजकल यूट्यूब वगैरह पे कि गाली वाली देने वाला ट्रेंड चल रहा है और क्रिंज दिखाया जा रहा है, वो सब। इंटीग्रेटिंग खेलो इंडिया मिशन जो चल रहा है भारत का, उसको सबको मिला करके ताकि टैलेंट को बूस्ट किया जा सके। और एजुकेशन सेक्टर में अगर हम बात करें तो 5 नए यूनिवर्सिटी टाउनशिप का गठन किया जाएगा, मेजर इंडस्ट्री लॉजिस्टिक कॉरिडोर्स एंड गर्ल्स हॉस्टल फॉर द STEM इन एवरी डिस्ट्रिक्ट एंड अपग्रेड टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी। मतलब 5 नए जो आपके हैं वो टाउनशिप्स में यूनिवर्सिटीज़ का गठन किया जाएगा फॉर द मेजर इंडस्ट्री के लिए, और उसी के लिए जो आपका लॉजिस्टिक कॉरिडोर मेजर इंडस्ट्री इन सब के लिए आपका 5 यूनिवर्सिटी खोलने की बात कही जा रही है बेसिकली। और STEME जो आपका होता है साइंस और टेक्नोलॉजी वाला का, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स इसको कहते हैं STEM, इसके लिए हर जिले में जो आपका है एक गर्ल्स हॉस्टल खोला जाएगा, और टेलीस्कोप इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी को भी डेवलप किया जाएगा एजुकेशन सेक्टर में। टूरिज्म सेक्टर में अगर हम बात करें तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटलिटी का गठन किया जाएगा, इसके अलावा माउंटेन बर्ड वॉचिंग और टर्टल ट्रेल्स का भी गठन किया जाएगा, और IBCA जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है उसका बैठक होने वाला है फरवरी में इंडिया में, दिल्ली में, भारत मंडप में। और इन फाइनेंशियल सेक्टर में क्या किया जा रहा है, STT को 0.02% से बढ़ाकर 0.05% कर दिया जाएगा। ये बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड है, ये आपको नहीं पूछ सकता है। इंक्रीजिंग फार्मर्स इनकम बाय एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी इन एग्रीकल्चर एंड अलाइड सेक्टर, मतलब फार्मर्स की इनकम को बढ़ाने के लिए भी यहाँ पे बात किया गया, जैसे कि एक डेडिकेटेड प्लान शुरू किया जाएगा एग्रीकल्चर और उससे संबंधित जितने भी क्षेत्र हैं उसके लिए, ताकि इन फार्मर्स जो है उनको ज़्यादा फ़ायदा हो। यहाँ पे आप पढ़ लीजिएगा पहले पॉइंट में जितने भी सेक्टर मैंने लिख रखा है। और भारत विस्तार एक AI प्लेटफॉर्म है, मतलब एक AI ऐप है जो एग्रीकल्चर से संबंधित सभी जितने भी एग्रीस्टेक प्रोडक्ट्स हैं, चाहे ICAR का कोई पैकेज चल रहा है या एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जितनी भी, उसके बारे में यहाँ पे एक जगह पे सारा इन्फॉर्मेशन रहेगा। और वेटरिनरी पैरावेट कॉलेजेस और वेटरिनरी हॉस्पिटल्स डायग्नोस्टिक लैब्स वगैरह का गठन किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर के द्वारा, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर में एक नई बात है। इसके अलावा दूसरा जो हमारा सेकंड पिलर है डेवलपमेंट का, वह स्ट्रेंथनिंग द फाउंडेशन ऑफ ग्रोथ। अब ग्रोथ तो हुआ, उसको बढ़ाया जाना है। तो ग्रोथ के बारे में सबसे पहले ये बताया जा रहा है कि 2015 के मुकाबले 2027 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बढ़कर 12.2 लाख करोड़ हो गया, जबकि 2 लाख करोड़ रुपया 2015 में था। पहले बात ये कही गई है। इसके अलावा रिस्क गारंटेड फंड बनाया जा रहा है ताकि जो है वो मैन्युफैक्चरर्स को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और 20 नए नेशनल वाटरवेज जो है वो इस्टेब्लिश किए जा रहे हैं ताकि मिनरल रिच एरियाज और इंडस्ट्रियल सेंटर्स और पोर्ट्स को जो है वो यहाँ पर कनेक्ट किया जाए। डानकुनी से सूरत के बीच में जो है, डानकुनी से सूरत के बीच में आपका एक फ्राइट कॉरिडोर मानी मालगाड़ी का एक गलियारा विकसित किया जाएगा। और पूर्वोदय डेवलपमेंट यानी जो ईस्टर्न स्टेट है उनके लिए कुछ प्रोग्राम्स चलाए जाएंगे ताकि उनमें डेवलपमेंट का दिखे। और कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन स्टोरेज CCUS, इसमें जो है 20,000 करोड़ रुपए का जो है एक प्लान शुरू किया जाएगा। और एक्सक्लूजन ऑफ इंटायर बायोगैस इन सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पेएबल ऑन बायोगैस ब्लेंडेड CNG। बायोगैस ब्लेंडेड CNG के ऊपर पूरे तरीके से जो आपका है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी को हटा दिया गया है।
ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पॉइंट में कि आपका जो है 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर बनाया जा रहा है। ये नाम आपके लिए एकदम इंपॉर्टेंट है। मुंबई से पुणे, चेन्नई से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी। इसका नाम एकदम पॉइंट टू पॉइंट याद रखिएगा, एकदम इंपॉर्टेंट है। फिर पीपल सेंट्रिक डेवलपमेंट में आपका क्या क्या कहा गया है, दिव्यांगजन कौशल विकास योजना ये शुरू किया जाएगा ताकि इंडस्ट्रियल रिलेवेंट कस्टमाइज ट्रेनिंग जो होता है, एक ऐसे भी डिसेबल्ड पर्सन को अलग अलग जगहों पे काम लेने में बहुत दिक्कत होता है, तो उनके स्किल के डेवलप के लिए ये बात है कि उनको स्किल मिले और उनको भी एक सम्मानजनक ज़िंदगी मिले कि प्राइवेट सेक्टर वगैरह में उनको भी काम दिया जाए। इसके बाद है दिव्यांग सहारा योजना। दिव्यांग सहारा योजना में उनके जो बेसिक कैपेबिलिटीज़ होते हैं, जैसे मान लीजिए कोई डीफ है, कोई बोल नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, तो उनके लिए जो आपका इक्विपमेंट एक होता है जो उनको मदद करता है, तो वो सब चीज़ हाई क्वालिटी का हो, फर्स्ट क्वालिटी का नहीं हो, ऐसा कहा गया है। फिर पीएम दिव्याशा केंद्र का नाम बदल कर जो है मॉडर्न रिटेल स्टाइल सेंटर कर दिया जाएगा। दिव्याशा केंद्र वैसा एक सेंटर हुआ करता था जहाँ पे डिसेबल्ड लोगों के जो है वो आपका इक्विपमेंट्स मिलता था। नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट, इसका भी गठन किया जाएगा रांची और तेजपुर में। और इसके अलावा एस्टेब्लिशिंग इमरजेंसी एंड ट्रॉमा केयर सेंटर्स इन एवरी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स, जितने भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में इसमें इमरजेंसी और ट्रॉमा केयर सेंटर जो है वो बनाया जाएगा। ये 2 पॉइंट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, लास्ट का 2 पॉइंट कि रांची और तेजपुर में आपका मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट और ट्रॉमा इमरजेंसी केयर सेंटर हर जिले में, ये इंपॉर्टेंट है। ट्रस्ट बेड गवर्नेंस के लिए क्या किया गया है, तो वैलिडिटी जो होता था एडवांस रूलिंग बाइंडिंग कस्टम ड्यूटी के लिए, उसके 3 साल से बढ़ाकर उसके टाइम को 5 साल कर दिया गया है। और रेगुलर इंपोर्टर्स जो थे इंडिया के, उनका लॉन्ग स्टैंडिंग सप्लाई को रिकग्नाइज करते, ऐसा कोई भी इम्पोर्टर नहीं जो लंबे समय से इंपोर्ट कर रहे हैं इंडिया में, उनके लिए जो है वो क्या कर दिया गया है कि मिनिमाइज कर दिया गया कार्गो जो उनका प्रोसेस था उसको खड़ा करके, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो है उनको टाइम नहीं किल हो एक ही काम करने में। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए फिर क्या जा रहा है, तो जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कैंसर के मेडिसिन में 17 कैंसर्स के मेडिसिन में जो है बेसिक कस्टम ड्यूटी को ख़त्म कर दिया गया है। और एक फ्रेमवर्क फॉर द इम्यूनिटी फ्रॉम पेनल्टी प्रोसिक्यूशंस इन द केस अंडर रिपोर्टिंग एक्सटेंडेड टू द मिस रिपोर्टिंग। मतलब ये जो पहले क्या था ना कि जैसे कोई भी चीज़ अंडर रिपोर्टिंग में है, किस चीज़ को पेनल्टी प्रोसिक्यूशन इम्यूनिटी को लेकर के, तो उसका जो टाइम बढ़ा करके सिर्फ अंडर रिपोर्टिंग नहीं, अगर मिस रिपोर्टिंग है तो भी उसमें आपका जो है ये चीज़ अब आएगा। जैसे आपने कोई कंप्लेंट किया कि ये चीज़ गलत है आपका, मतलब कोई मेडिसिन को लेकर के कि ये इम्यूनिटी के लिए सही नहीं है, अब इस चीज़ पे ट्रायल चल रहा है, सिर्फ ट्रायल से नहीं, अब जब से मिस रिपोर्ट हुआ है तब से लेकर अंडर रिपोर्टिंग जब तक टाइम है तब तक वो उस तक रहेगा। इंटरेस्ट अवार्ड बाय द मोटर एक्सीडेंट, जैसे सड़क की बात कहा गया है कि सड़क दुर्घटना या फिर आपका जो कि नेचुरल पर्सन्स हैं, वो देखिए इंटरेस्ट अवार्ड बाय द मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल टू द नेचुरल पर्सन विल बी एसेंट टू द इनकम टैक्स एंड TDS अकाउंट विल बी डन अवे विथ। मतलब कोई ऐसा नेचुरल पर्सन था, मतलब एक सामान्य आदमी था, अब उसका एक्सीडेंट हो गया और वो क्लेम ले रहा है अपना मोटर एक्सीडेंट वगैरह का, तो उसमें आपका TDS और इनकम टैक्स नहीं कटने वाला। फिजिकल मैटर्स में सबसे बड़ी बात कि 16वें वित्त आयोग का बात जो है वो केंद्र सरकार ने मान लिया और राज्य सरकार का जो है वो अब वैल्यूएशन 41% हो गया, 41% राज्य सरकार और 59% केंद्र सरकार के पास, ये कहा गया इसमें। और फिर नेक्स्ट बात जो इसमें ये बताया गया है कि ₹1.4 लाख करोड़ जो है वो ग्रांट किए गए हैं स्टेट्स को, ताकि रूरल, अर्बन और लोकल बॉडी और साथ साथ डिजास्टर मैनेजमेंट में जो है फिजिकल कंसिडरेशन आए, ज़्यादा वहाँ पे खर्चा का जरूरत पड़ता है, तो इसीलिए ये ग्रांट्स दिया गया है। और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि 2030 तक जो आपका GDP टू डेप्थ रेशियो नहीं होगा, ये आपका डेप्ट है, DEPT डेप्ट, उधार, तो ये जो है या तो 50 हो जाए या 50 से थोड़ा बढ़कर थोड़ा सा ऊपर नीचे 50 से रहे, ये कहा गया है। तो इसके साथ जो है आपका बजट का ये क्लास ख़त्म होता है। क्लास कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसका जो PDF है मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे अपना अपलोड कर दूंगा। टेलीग्राम चैनल मैं बनाऊंगा तो आपको बता दूंगा शॉर्ट्स के माध्यम से, तो उसके लिए आप निश्चित रहिए, जल्द ही चैनल बन जाएगा PDF। और अगर आपने मेरा करंट अफेयर का मंथली MCQ नहीं देखा है इसका जनवरी 2026 का, तो वो भी आप जरूर देखिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। धन्यवाद।